हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम फिर से लाइव हैं डॉक्टर अलाइड हाउस से। लास्ट हम ये सीरीज कर रहे हैं हकुना मटाटा A to Z ऑफ चाइल्ड केयर। तो इसमें हम A to Z जितने भी बच्चों से रिलेटेड समस्याएं हैं इसको कवर कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कवर किया था C यानी कॉफ एंड कोल्ड, एंड इस बार हम कवर करने वाले हैं D डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स यानी विकास से संबंधित समस्याएं। अब आपने अगर कॉफ एंड कोल्ड नहीं देखा होगा तो आप फिर हमारे पेज पे जा सकते हैं एंड वहां पे चेकआउट कर सकते हैं हमारा वीडियो। मैं डॉक्टर संध्या सिंह, कंसल्टिंग कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और आज हमारे साथ फिर से हैं डॉक्टर गुरुदत्त भट्ट, पीडियाट्रिशियन, एंड आज हम बात करेंगे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। तो सर, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विकास संबंधित समस्याएं, इसका मतलब, इससे हम शुरुआत करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर गुरुदत्त भट्ट, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अलाइड डॉक्टर हाउस कल्याण से बोल रहा हूँ। पिछले 25 साल में मैंने ये देखा है कि हम लोग बच्चों में जो विकास की दृष्टिकोण से जो प्रॉब्लम्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। 25 साल पहले मैंने 1997 में प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। तभी हम लोग महीने में 2-3 महीने में एक आधा बच्चा देखते थे जिसको उसके विकास में, डेवलपमेंट में कुछ इश्यू हो जाए। आज के दिन में आप मानेंगे नहीं कि मैं ऑलमोस्ट हर दिन एक बच्चे को देखता हूँ जिसके विकास में कुछ प्रॉब्लम है। ये विकास या डेवलपमेंट जो है हम लोग मेडिकल साइड से जो है वो अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे अभी आपने मोदी जी का भी स्लोगन देखा है विकास के बारे में, तो दैट विकास, दैट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्याण में रोड्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, उसी तरह से जो बच्चे का जो दिमाग है, ब्रेन है, उसकी बॉडी है, वो स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप विकास करता है, बढ़ता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले दिन वो हेल्पलेस होता है। कैसे? वो सोया रहता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना बोल सकता है, ना कुछ कर सकता है। पर जैसे जैसे उसका विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो हर 2-3 महीने में आप नई चीज़ें देखते हैं जिनको डेवलपमेंट माइलस्टोन्स बोलते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 2 महीने का बच्चा सर हिला के, माँ को ढूंढ के, माँ को पहचान के हंसता है, जिसको सोशल स्माइल कहते हैं। या 4 महीने में सर उठा के कोशिश करता है कि मैं ऊपर नीचे देखूं। इसी तरह से 1.25 साल में या 1 साल 3 महीने में बच्चा चलने की कोशिश करता है। ये सब डेवलपमेंट या विकास के माइलस्टोन्स हैं। विकास सिर्फ एक तरफा नहीं होता है, एक डायरेक्शन या यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, ये मल्टीपल डायरेक्शनल होता है। सो जैसे बॉडी का विकास है शारीरिक, मन का विकास है मानसिक, और सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करने के लिए जो सामाजिक विकास है, ये 3-4 हम लोग उसको डोमेन्स बोलते हैं इंग्लिश में, जिसका मतलब है कि 3-4 डायरेक्शंस में बच्चा डेवलप होता है। तो ये 360 डिग्री डेवलपमेंट के हिसाब से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो उसके माइलस्टोन डेवलप होंगे और एक वो एडल्ट नागरिक इस देश का बनता है, जिसका ब्रेन, जिसकी बॉडी, जिसका माइंड, जिसका सोशल इंटरेक्शन सारा नॉर्मल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कल जिस बच्चे को प्रॉब्लम था, आज वो बड़ा हो के प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, कल वो इफेक्टिव आदमी या पर्सन या नागरिक नहीं बन सकेगा। इसीलिए हम लोग विकास की बातें और विकास के प्रॉब्लम्स को आज डील करते हैं। तो जब हम विकास से संबंधित समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा उस पे फोकस होता है मानसिक विकास। तो इसके क्या स्टेजेस हैं, क्या इसके बारे में हम जान सकते हैं? मानसिक विकास आप अगर देखेंगे तो काफ़ी स्टेजेस में से जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि जो न्यूबॉर्न बच्चा है, जो जन्म लिया हुआ बच्चा है, वो ठीक से आंखें फोकस नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी आंखों की नस डेवलप नहीं रहती है, उसका ब्रेन डेवलप नहीं रहता है, इसलिए वो किसी को पहचान नहीं सकता है। पर फिर भी उस बच्चे को आप लाल कलर की गेंद दिखाओ तो लाल गेंद को देख के उसकी तरफ फोकस करने की कोशिश कर सकता है। और जैसे मैंने कहा 2 महीने के आसपास बच्चा चेहरे पहचानने लगता है, चेहरे के ऊपर का एक्सप्रेशन या स्माइल पहचानने लगता है, और खासकर माँ की आवाज़ जो उसने पहले पेट में सुनी होती है वो माँ का चेहरा ये वो पहचानने लगता है, और माँ का चेहरा और माँ की स्माइल देख के स्माइल देता है। तो इस तरह से हम लोग हर एक चीज़ में डेवलपमेंट की बातें करते हैं। तो अगर मानसिक विकास की बातें करेंगे तो आँख, कान, बोलना, उसके अलावा बाकी बहुत ब्रेन में अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट, फिर उसके साथ में सामाजिक विकास भी ब्रेन के विकास के साथ ही जुड़ा होता है। तो जो बच्चा 1-1.25 साल में चलने लगता है वो दूसरे बच्चों के साथ जाके खेलने की कोशिश करता है, या 6 महीने का बच्चा आपकी बातें देख के कॉपी करने की कोशिश करता है, तो आप टाटा करोगे वो भी आपको टाटा करेगा, या आप उसको खिलौना दिखाओगे तो वो भी खिलौना खींचने की कोशिश करेगा। तो ये हर एक एज, हर एक स्टेज में एक जो डेवलपमेंट की बातें हैं मानसिक और सामाजिक, ये विकास को दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि ये बच्चा किस स्टेज पे है।
और हमारा काम एज डॉक्टर्स ये है कि ये 6 महीने का बच्चा है तो 6 महीने के बच्चे के विकास के माइलस्टोन्स हो रहे हैं कि नहीं, ये देखना। तो आप जब भी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आते हो तो हर टाइम आप देखेंगे वो डॉक्टर उस डेवलपमेंट को चेक करता है। तो इस डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं, क्या हम उसको और डीपली जान सकते हैं कि इस महीने में ये डेवलप होना चाहिए या क्या देखना चाहिए? अगर फिजिकल की बातें करेंगे या शारीरिक की बातें करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि 3 या 3.5 महीने में बच्चा सर उठाने की कोशिश करता है। 5वें महीने के आसपास वो सर उठा के पकड़ के काफी हद तक बैठने की कोशिश करता है। 7वें महीने में टर्न करने की कोशिश करता है। 9 महीने में बैठ के आगे क्रॉल करने की कोशिश करता है। 1 साल और 1.25 साल के बीच में पकड़ के खड़े रहने का, जैसे फर्नीचर है, चेयर टेबल है, उसको पकड़ के खड़ा रहने की कोशिश करता है। और 15 महीने के बाद चलने की कोशिश करता है। तो ये हम लोग इसको शारीरिक डेवलपमेंट या इसके शारीरिक माइलस्टोन्स बोलते हैं। तो इसी से संबंधित दिमागी लाइक ब्रेन अपना जो होता है उसकी डेवलपमेंट भी धीरे धीरे स्टेजेस वाइज भी होती है, तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ऑलरेडी 2 महीने में माँ को पहचानना, किसी को देख के हंसना, या फिर 4 महीने में उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेज है वो उसमें बच्चा क्या करता है कि वो हर तरफ देखने की कोशिश करता है, देख के एनालाइज करता है कि क्या चीज़ है। जैसे गोल गेंद मैंने एग्जांपल दिया था, लाल गेंद, उसको देख के उसको फॉलो करता है, उसकी तरफ देखता है। या फिर उसके बाद में उसको माँ की आवाज़ या दूसरे की आवाज़ समझ में आने लगती है। या उसके बाद में 6-7 महीने के बाद जो हम करते हैं वो बच्चा कॉपी करने की कोशिश करता है। ऐसे काफ़ी माइलस्टोन्स हैं जो नॉर्मल बच्चा फिजिकल मेंटल माइलस्टोन्स पिकअप करता है। इसको हम पिकअप करना कहते हैं, जिसका मतलब है कि हर महीना 2 महीने में कोई नई चीज़ करता है अपने ब्रेन के डेवलपमेंट के फेज के हिसाब से। तो अब इस ब्रेन के डेवलपमेंट में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं उसके बारे में हम जानना चाहिए। अभी ब्रेन की डेवलपमेंट की वजह से फिजिकल, मेंटल और सोशल, ऐसे तीनों फिर से वही हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे अगर बच्चा जन्म के बाद नहीं रोया तो उसको अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वो बच्चा आगे जाके शारीरिक रूप से डेवलप नहीं होता है। सो जो बच्चा 2 महीने में ये करना चाहिए, 6 महीने में ये, 1 साल में ये, वो चीज़ें कर नहीं पाता है। सो अगर आपका बच्चा 3 महीने के बाद भी सर नहीं उठा रहा है, या 6 महीने के बाद भी बैठने की कोशिश नहीं कर रहा है, या 9 महीने के बाद भी क्रॉलिंग नहीं कर रहा है, या 1 साल में चलने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब उसको फिजिकल डेवलपमेंट में कुछ दिक्कतें आई हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और उसका फिजिकल चेकअप करके उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट देना जरूरी पड़ता है। नॉर्मली फिजिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंटल माइलस्टोन्स या मेंटल डेवलपमेंट है, और सामाजिक और मेंटल हमेशा साथ में जाता है। तो उसमें मेंटल डेवलपमेंट में अगर बच्चा देखता ही नहीं है, मतलब फोकस ही नहीं करता है, तभी उसकी 2 कारण हो सकते हैं। उसकी ब्रेन के इसमें कोई इफेक्ट हो, या आइज की नर्व में कुछ इफेक्ट हो, या उसको डेवलपमेंट में जो मेंटल डेवलपमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम होगा। अगर यही बच्चा 5 महीने के बाद रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आप उससे बात कर रहे हो, जैसे आप लोग बच्चे से बात करते हैं और वो बच्चा आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो आपकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखता है, आपको इग्नोर करता है, तो इट इज कंसिडर्ड दैट दिस माइलस्टोन इज मिस्ड, या इस मेंटल माइलस्टोन को हमको एनालाइज करना पड़ता है। वैसे ही 6-7 महीने के बाद आप जैसे टाटा करोगे, खिलौना दोगे, तो बच्चा आपको ध्यान नहीं देता है। तो ये ध्यान न देने वाले बच्चे जो हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, और इसलिए हम लोग इनको बहुत केयरफुली फॉलो करते हैं। आपके डॉक्टर्स आपको हर महीना 15 दिन बुलाएंगे, हर टाइम बच्चे को पूरा चेकअप करेंगे, उसकी डेवलपमेंट देखेंगे। और हमने ये देखा है कि सबसे सिग्निफिकेंट डिले या सबसे सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम होता है कि जो 9 महीने में बच्चा एक भी शब्द नहीं बोलता है। सो इफ यू हैव नॉर्मल चाइल्ड, अगर आपका बच्चा नॉर्मल है तो 7वें महीने तक वो बैबलिंग शुरू करेगा, जो भी आवाज़ करना है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, आपकी आंखों में आंखें डाल के देखेगा, आप हंसेंगे तो हंसेगा, आप रोने की एक्टिंग करेंगे तो शायद वो भी रोले, और 9 महीने के आसपास वो खुद बात करेगा। अब खुद बात करना इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम फॉलो करना। खुद बात करने वाला बच्चा आप उसको ऐसे रख दो तभी भी वो डाऊ चाऊ सब करते रहेगा, भले उस बात को कोई मतलब ना हो, बट वो बोलना जरूरी है और खुद से बोलना जरूरी है। क्योंकि इसमें देखा गया है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो भाषा और बोलना जो है, वो बहुत जल्दी हमें बताता है कि सब चीज़ ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, या कुछ प्रॉब्लम है, आपको आगे जाके इसमें कुछ इंटरवेंशन या कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जब हम दिमाग से रिलेटेड मतलब दिमागी विकास के बारे में बात करते हैं, तो आजकल की सबसे कॉमन देखी जाने वाली समस्या है ऑटिज्म। तो इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं? भी आज के दिन में ऑटिज्म, जिसको हम 25 साल पहले इतना सा छोटा सा 2 पन्ने का ना आर्टिकल लिखते थे या देखते थे या पढ़ते थे, पूरा चैप्टर बन गया। हमारी टेक्स्ट बुक का एक पूरा 150-150 पन्ने का चैप्टर
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पहले भी ऑटिज्म था, अभी भी है, पहले भी ऑटिज्म डायग्नोस होता था, अभी भी है, और फर्क ये है कि ऑटिज्म का प्रमाण हमारे हिसाब से इतना ज़्यादा हो गया है कि मे बी 5th या 6th कॉमन प्रॉब्लम से ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। तो न्यूरोलॉजी या डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में ऑलमोस्ट ये अभी नंबर 1 की तरफ जाने लगा है। इसका कारण शायद ये है कि हम लोग जल्दी डायग्नोस कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जो 9 महीने में बच्चा खुद से नहीं बोलता है, हम इमीडिएटली उसको चेक करते हैं कि कहीं इसको ऑटिज्म तो नहीं है। तो ये जो एक प्रोसेस चेंज हो गया है, डायग्नोसिस जो है अर्ली होने लगा है, इस वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को ऑटिज्म है। शायद ये बच्चे पहले मिस हो जाते थे, उसमें से कुछ हद तक अपने आप ही ठीक हो जाते थे, क्योंकि माइल्ड ऑटिज्म वाले बच्चे जो है काफ़ी बार अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। और उसमें कुछ बच्चे जो हैं उनको जब तक हम डिटेक्ट करते थे इट वुड बी टू लेट, मतलब उनको इतना सीवियर ऑटिज्म हो जाता था कि उनका कुछ कर नहीं सकते थे, उनको ट्रीटमेंट काम नहीं करता था। सो ऑटिज्म शायद उतना है, शायद बढ़ गया है, बट ये ज़रूर है कि कोविड पैंडेमिक और लॉकडाउन के बाद हम बहुत ज़्यादा प्रमाण में ऑटिज्म के बच्चे देख रहे हैं। तो आज कल के ही पेपर में एक आर्टिकल था कि प्लीज़ अवॉइड टीवी और मोबाइल और इंटरनेट फॉर योर यंग चिल्ड्रन। इस आर्टिकल का मायना ये है कि 2 साल से नीचे बच्चे को 1 मिनट भी नहीं, घंटा 2 घंटा भूल जाइए, 1 मिनट भी कोई स्क्रीन नहीं होना चाहिए। अगर उस बच्चे के सामने 1-1 मिनट रोज भी स्क्रीन हुआ तो उसके ब्रेन में चेंजेस ऐसे हो जाते हैं कि उसको ऑटिज्म पैदा हो सकता है। तो ये क्या है? तो ऑटिज्म, इसको अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो ऑटिज्म मतलब ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को सामाजिक तरह से बिहेव करना आता नहीं है। जैसे मैं आपके साथ में बैठा हूँ, आप मेरे को प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आपके एक्सप्रेशंस को फॉलो कर रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं उसको समझ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, फिर मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, ये नॉर्मल सामाजिक इंटरेक्शन इसे कहते हैं। ऑटिज्म वाला बच्चा आपको देखेगा नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट 5-6 महीने वाला बच्चा आपको देख के डरता ही नहीं है। अब मेरा चेहरा नया है तो मेरे पेशेंट मेरे क्लिनिक में आता है, मेरे को देखता है, रोना शुरू कर देता है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स 3 थिंग्स दैट वी आर इन अ न्यू प्लेस, आई एम सीइंग अ न्यू पर्सन, और मैं नया चेहरा, नया आदमी हूँ, तो उसको डर लगता है। ऑटिज्म वाले बच्चों को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये हम लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, बट कहने का मतलब है कि वो इग्नोर करता है, उसे सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक क्रियाएं बिल्कुल पसंद नहीं रहती है। तो 6 महीने में वो आपको देखता नहीं है, 9 महीने में आपसे बात नहीं करता है, 12 महीने में आपके साथ नहीं खेलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट फिर मैं बता रहा हूँ कि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले हो जाता है। तो जो भी बच्चा 9 महीने तक एक भी शब्द नहीं बोलता है, उसे अर्जेंट बेसिस पे हमको डॉक्टर्स को दिखा के, स्पेशलिस्ट को दिखा के उसका डायग्नोसिस कराना जरूरी है। इसका एक ही कारण है कि ऑटिज्म जल्दी पकड़ो जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है ऑटिज्म के बारे में। जैसे आपने कहा जल्दी पकड़ो जल्दी ठीक हो जाता है, तो जल्दी से जल्दी हम इसे कैसे पकड़ सकते हैं, डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज में इतना स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग होता है, इतने बच्चों को लोग फॉलो करते हैं, वो लोग तो 6-7 महीने की बातें कर रहे हैं, जो इंडिया में तो इम्पॉसिबल है। इंडिया में इनफैक्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, ट्रेंड पर्सन्स की कमी है। फिर भी सेंसिटिव जो एक टेस्ट बोलिए आप, घर पे करने वाली टेस्ट, वो ये है कि बच्चा आपको देखता नहीं है, बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता है, बच्चा बोलता नहीं है, बच्चे को ना सेम चीज करने की आदत हो जाती है, इसको रेपिटेटिव बिहेवियर बोलते हैं। मतलब आप सोचिए कि आपके पास 10 टॉयज हैं, 1 2 3 10, पर मेरे को सिर्फ बस एक ही टॉय चाहिए, मैं वही टॉय लेके वही काम करते रहूंगा। सो अभी एक बच्चा जिसको आप 10 टॉय देंगे, वो 10 टॉय इधर उधर फेंकेगा, 2 तोड़ देगा, 2 सर पे रखेगा, 2 किसी और को देगा, और पूरा मस्ती करेगा। जो बच्चा मस्ती नहीं करता है वो बहुत डेंजरस हो सकता है। जो बच्चा वही बार बार दोहराता है रिपीटेटिव बिहेवियर, वो बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो सकता है। ये बच्चे खुद से बोलते नहीं है, पर आप जो बोलते हैं उसको बार बार रिपीट करेंगे। तो मैं बोलूंगा मैडम तो बोलेगा मैडम, मैं बोलूंगा मैडम वो बोलेगा मैडम। अच्छा, ये इंटरेक्शन नहीं है। मैं बोलूंगा मैडम तो आप बोलेंगे हाँ जी बोलिए, ये इंटरेक्शन होता है। तो मैं बोलूंगा मैडम, वो बोलेगा मैडम। तो ये इकोलालिया या इकोइंग बोलते हैं। जैसे अपन किसी केव में जाके जोर से चिल्लाएंगे तो जो आवाज आती है वो बच्चे की आवाज लिटरली वैसे होती है। उस तीसरी बात है कि ये बच्चा बिना इमोशन के बात करता है। तो अगर आप उसको सुनोगे ना तो वो पुराने टाइम के कॉमेडियन के जैसे बात करता है कि वो आप बोल रहे हैं हाँ बेटा कैसा हो, तो बोले हाँ बेटा कैसा हो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, मुझे नहीं पता। मतलब उसको कोई पता नहीं है वो क्या बोल रहा है। उसको किसी ने अगर सिखा दिया हो या कहीं से उसने कॉपी किया हो, वो वर्ड्स रिपीट कर रहा है।
वो वर्ड्स का मीनिंग, उसका जो इमोशन है उसको कोई इमोशन नहीं है, इसको अफेक्ट बोलते हैं, जो अफेक्ट जीरो है उसका। तो इस वजह से ये बच्चे जो है इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और सामाजिक वृत्तियाँ बहुत पीछे पड़ जाते हैं। अगर आप इमेजिन करेंगे कि आपका बच्चा 5 साल का है, उसको ऑटिज्म है, वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, किसी के साथ खेलता नहीं है, उसको आप स्कूल भेज देंगे तो क्या होगा? वो कुछ कर ही नहीं सकेगा, बिकॉज एक वो बोल नहीं सकता है, दूसरा वो रिएक्ट नहीं कर सकता है, तीसरा वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, और इस वजह से उसका लर्निंग इफेक्ट हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म में ये बच्चों को अगर आप ट्रीट नहीं करो तो उनका मतलब भविष्य बहुत खराब हो जाता है। इसलिए हम लोग बार बार पेरेंट्स को पूछते रहते हैं, खेलता है क्या, बोलता है क्या, रोता है क्या, लोगों के पास जाता है क्या, या लोगों को देख के डरता है क्या, कितने शब्द बोलता है, कितने शब्द बोलता है। अब तो पेरेंट्स इतने थक गए तो वो आके ही बोलते हैं सर 15 महीने का 4 शब्द बोलता है। मैं बोला मैंने तो पूछा नहीं आपको। कहने का मतलब ये है कि उनको भी पता है कि 15 महीने में 4 शब्द बोलना कंपलसरी है, या 18 महीने में आधा सेंटेंस या छोटा सेंटेंस बोलना कंपलसरी है। तो ये पेरेंट्स भी काफी अवेयर हो गए हैं इस चीज से। ये कुछ हद तक ऑटिज्म की डिस्क्रिप्शन है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहिए। ऑटिज्म पुराने जमाने में और आज में 2 चीजें मैंने कहा चेंज हो गई है। जल्दी डायग्नोस हो रहा है, ये अच्छी बात है, और ठीक से ट्रीट नहीं हो रहा है, ये हिस्ट्री में भी वही था, आज भी वही है और आगे भी शायद यही होगा। इसका रीजन ये है कि ऑटिज्म ट्रीट करना एक डॉक्टर या एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकियाट्रिस्ट का काम नहीं है। इट इज नोन एज ए टीम अप्रोच। तो टीम अप्रोच का मतलब ये है कि सब मिल के साथ में अचीव करते हैं, जो एक आदमी या एक प्रोफेशनल अचीव नहीं करता है। अब अपने सिटी में, अपने कंट्री में, अपने इतने रिसोर्सेज की प्रॉब्लम में अगर आप एक टीम खड़ा करना चाहो तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उस टीम में कम से कम 12 से 15 ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपको चाहिए। तो आपको डॉक्टर चाहिए, पीडियाट्रिशियन, आपको न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, आपको साइकेट्रिस्ट चाहिए, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट, आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिए, आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चाहिए, आपको स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए। फिर उसके बाद में और करते करते ऑलमोस्ट 12 से 15 लोग की टीम लगती है एक बच्चे को ट्रीट करने के लिए। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस दिन भी 25 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया, आज भी और कल भी यही है कि टीम अप्रोच से बच्चे को डायग्नोस करना, ट्रीट करना और फॉलोअप करना ये मुश्किल होता है। पर अगर ये अप्रोच लेके बच्चे को अच्छे से डायग्नोसिस किया जाए, जैसे किसी बच्चे को सिर्फ स्पीच का प्रॉब्लम है, जैसे उसको ऑटिज्म माइल्ड है, बोलने में थोड़ी दिक्कत है, पर अदरवाइज ही इज ओके। या अच्छा, मैं ही बार बोल रहा हूँ तो शायद किसी को ऑब्जेक्शन होगा, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो बच्चों में, लड़कों में ऑटिज्म बहुत ज्यादा है कंपेयर टू फीमेल्स। तो ये जो इसको मेल फीमेल रेशियो जिसको कहते हैं, मोर देन 3:1 है। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बच्चों को ऑटिज्म आप देखेंगे, बहुत रेयरली आप लड़की में ऑटिज्म देखेंगे। अब इसका कारण किसी नहीं पता है, वी आर डूइंग जेनेटिक स्टडीज, फ्यूचर स्टडीज, तो पता चल जाएगा कि शायद कुछ XY जीन या XY क्रोमोसोम का इश्यू है। तो वो बच्चा जब इंटरेक्ट नहीं करता है तो फिर उसको स्पीच थेरेपिस्ट लगता है। अगर वो बोलता है पर जो बोल रहा है वो क्लियर नहीं है और उसके साथ में वो बच्चा बहुत वायलेंट है, तो स्पीच थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मतलब एक ट्रेन्ड पर्सन है जो बच्चे को समझाता है कि आज आप अगर स्कूल में बैठे हो तो ऐसे बिहेव करना है, आज आप थिएटर में जा रहे हो तो ऐसे बिहेव करना है, आपने गेम पार्क में जाके ऐसे खेलना है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ये बच्चे को सिखाते हैं। अगर बच्चा बहुत ज्यादा वायलेंट है, अनकंट्रोलेबल है, तो साइकेट्रिस्ट उनको दवाई देके उनकी जो एग्रेशन है वो कम करते हैं। ऐसे करते ऑलमोस्ट 1.5-2 साल में काफी हद तक माइल्ड ऑटिज्म नॉर्मल हो जाता है। सिवियर मॉडरेट थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, रिजल्ट्स कैन चेंज, कैन बी देयर, कैन नॉट बी देयर, बट रफली देखा गया है कि जैसे मैंने कहा जितना जल्दी आप उसको पिकअप करते हो उतना अच्छा रिजल्ट आता है ट्रीटमेंट का। सो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, अर्ली ट्रीटमेंट एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो इसमें यही मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग साइंस के लोग हैं, हम साइंटिफिक ट्रीटमेंट देते हैं, बाकी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो जैसे आपने कहा अर्ली डिटेक्शन, जल्दी पकड़ना चाहिए, इसमें फ्यूचर में क्या स्कोप हमें नजर आता है कि जल्दी डिटेक्ट करके हम जल्दी ट्रीट कर सकते हैं? तो मैंने जैसे कहा, अभी हमारे पेरेंट्स आते हैं, उनको बोलते हैं सर 9 महीने का है 2 वर्ड बोलता है, सर 15 महीने का है 4 वर्ड बोलता है। इसका मतलब उन्होंने ऑनलाइन जाके रिसोर्सेज देख के फाइंड आउट किया है कि ऑटिज्म नाम की बीमारी काफी कॉमन है, उस बच्चों में क्या क्या होता है, और वो खुद उसको अवॉइड करना या उसको डायग्नोस करने की कैपेसिटी रखते हैं। सो आप अगर ऑनलाइन जाओगे तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे MChat है, ये सारे बहुत सारे, मतलब एक नहीं हजार है। ये सब रिसोर्सेज ऐसे हैं कि पेरेंट्स बहुत जल्दी पिकअप कर सकते हैं कि अपने बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, और अवेयर पेरेंट इज द बेस्ट पेरेंट। तो जिसको पता है, जल्दी पिकअप करता है, वो अच्छे से ट्रीट करा सकता है।
इसके अलावा अगर आप दो चीजें और देखेंगे, एक तो ये है कि मेडिसिन या मेडिकेशन बहुत रेयरली लगता है। जैसे अभी कुछ मेडिसिन हैं जो हाइपर एक्टिव बच्चों को देते हैं, वैसे ये ऑटिज्म में भी कुछ बच्चों को मेडिसिन लगते हैं, वो साइकाट्रिस्ट ट्रेंड विद लाइसेंस विद प्रॉपर ये ही दे सकता है, रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन है। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है, जो मैंने टीम अप्रोच बोला, तो जैसे स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, ये लोग सब इनको ट्रीटमेंट करते हैं। और कुछ कुछ रेयर ऑटिज्म वाले प्रकार हैं, जैसे जिसको सेंसरी डिसऑर्डर्स कहते हैं या सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर्स, जिससे वो बच्चा हरी चीज को हाथ में लगाता है, तो वो हरा कपड़ा होगा तभी भी उस पर डर लगता है। हरे रंग का जैसे मटर खाना है, नहीं खा पाएगा। हरे रंग का पेंसिल रबर नहीं करेगा। बैग हरी होगी तो हाथ नहीं लगाएगा। ऐसे कुछ कुछ बच्चे, किसी बच्चे को रफ टेक्सचर अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसको ना ठंड में 0 डिग्री में भी स्वेटर नहीं पहना सकते, बिकॉज उसको स्वेटर पहनाएंगे वो जो इरिटेशन है उसको बैठने नहीं देगा। तो ये सेंसरी डिसऑर्डर्स का पूरा अलग ट्रीटमेंट है। तो ऐसे काफी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, बहुत कम दवाइयाँ लगती हैं, बट एक थोड़ा लॉन्ग टर्म आइडिया है कि लॉन्ग टर्म सोचो, थोड़ा टाइम लगता है, इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आते हैं। सर्दी खांसी की दवाई लेके 3 दिन में ठीक हो जाती है, और ऑटिज्म जो है 3 साल भी लग सकते हैं। बट कहने का मतलब है कि द फ्यूचर इज ब्राइट एंड द फ्यूचर इज इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन। सो मॉलिक्यूलर मेडिसिन मतलब जैसे मेरे को डायग्नोसिस हो गया ऑटिज्म का, तो उस ऑटिज्म के बाद मेरे जीन्स तक जाके वो लोग फाइंड आउट करेंगे कि मुझे कौन से जीन में डिफेक्ट है, और उस जीन के लेवल का जो मॉलिक्यूल है मेरे लिए स्पेशली टेलर मेड होगा और वो ट्रीट करेगा। और ये बहुत आगे है, अभी भी हम सिर्फ वही बोलेंगे कि आपको थेरेपिस्ट ही चाहिए, और थेरेपी टीम एफर्ट विल मेक योर ऑटिस्टिक चाइल्ड बिकम नॉर्मल। और एंड पॉइंट इज नॉर्मल चाइल्ड, हाई फंक्शनिंग या नॉर्मल। अभी हाई फंक्शनिंग मतलब ये है कि उसको ऑटिज्म है, थोड़ा बहुत इश्यूज हैं, मे बी नॉट 100% लाइक अदर्स, बट ही इज हाई फंक्शनिंग, एज इन उसके सामने आपने नॉर्मल बच्चे को खड़ा किया तो 19-20 का भी फर्क नहीं मालूम पड़ेगा, तो वो कल को एडल्ट बन के अपने आप अच्छी जिंदगी बसर कर सकता है। सो ये हाई फंक्शनिंग टू नॉर्मल ऑटिज्म के बच्चों को हम लाके उनकी लाइफ आगे सुधारते हैं। तो जैसे ऑटिज्म के बारे में जाना, एक बहुत कॉमन आजकल टर्म ये हो गया है ADHD। ये एडल्ट्स में भी, बच्चों में भी बहुत कॉमनली फाइंड आउट होता है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये काफ़ी कॉमन हो गया है, जैसे इन्होंने कहा काफ़ी डायग्नोस होते हुए जा रहा है, और बच्चे ही नहीं बड़ों में भी पाया जाता है। सो अपने हर फैमिली में एक आधा वो बच्चा होता है जिसको कोई अपने घर पे नहीं बुलाता है, उसको किसी पार्टी में लेके नहीं जाते हैं, उसको गार्डन लेके जाना उनके पेरेंट्स के लिए बहुत डर की बात होती है। मतलब आप समझ गए ना कि हाइपर चाइल्ड, हाइपर ये वर्ड बहुत मिसयूज होता है। नॉर्मली हर बच्चा 5-6 साल तक हाइपर ही होता है, और मैं भी था, आप भी थे, और सब थे ही थे। बट कहने का मतलब ये है कि वही बच्चा अगर 7-8 साल के बाद सेटल नहीं होता है, अब उसमें अपना कंपोनेंट्स क्या है, मतलब जो सेटल हुआ नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है बच्चा, बट एक जगह बैठ नहीं सकता है। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में है, पर वो ध्यान दे के पढ़ नहीं सकता है। उसको आप कोई चीज पढ़ने को कहा तो 2 मिनट के अंदर कुछ और करने चला जाता है। सो ही डजंट पे अटेंशन, या अगेन ही इसलिए है, सॉरी, कि लड़कों में ज्यादा है, लड़कियों से इतना डिफरेंस नहीं है जितना ऑटिज्म में, बट है काफी डिफरेंस। लड़के ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उनको अटेंशन देना या ध्यान से एकाग्रता से बैठ के पढ़ना ये उनसे नहीं होता है। तो इस वजह से उस बच्चे का आगे का करियर सफर हो जाता है, बिकॉज लर्निंग फेज, जो स्कूल फेज है, लर्निंग है, इसके लिए बच्चे को शांत बैठना, बच्चे को एकाग्रता से पढ़ना, जो पढ़ा है उसको वापस एग्जाम्स में रिप्रोड्यूस करना, और उसके अलावा बाकी लोगों से, बच्चों से इंटरेक्शन करना, और डेवलपमेंट जो है वो स्टेज बाय स्टेज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, स्कूल एक जेल है। हर एक को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि घर में बैठ के वो इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ सकते। आप स्कूल जाते हो, जेल में जाते हो, तो बच्चों को लाइन से खड़े करते हैं, लाइन से बात कराते हैं, लाइन से बिठाते हैं, लाइन से खाना खिलाते हैं। जो हर एक चीज आप देखोगे, अगली बार आप जेल देखोगे तो स्कूल की याद आएगी, स्कूल देखोगे तो जेल की याद आएगी। कहने का मतलब जेल वैसे नहीं है, नेगेटिव कोई कनोटेशन नहीं है। इसका मतलब आपको एक ऐसा सिचुएशन लाके रखते हैं कि जिसमें आप शांति से बैठते हैं, एकाग्रता से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, और फिर अपना एग्जाम में आउटपुट देते हैं। इसका रीजन ये है कि वी नीड टू मेजर कि ये बच्चा कहाँ है, किस हद तक पढ़ रहा है, कितना अच्छे से पढ़ रहा है, और उसका कुछ फायदा होगा कि नहीं, या इसको कुछ और करना है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मतलब है उस जेल से छूटा हुआ कैदी। बहुत एग्जाम्पल इजी है, आप सॉरी, कहने का मतलब ये है कि वो एक जगह बैठ नहीं सकता, वो एकाग्रता से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है, वो पढ़ नहीं सकता है,
और वो खुद इतना हाइपर होता है कि आसपास के जो बच्चे पढ़ने वाले बैठने वाले या जो कुछ अपना कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब करता है। सो हाइपर एक्टिविटी और एडीएचडी के दो पहलू हैं, एक वो बच्चे को जो तकलीफ हो रही है उसका डेवलपमेंट इफेक्ट हो रहा है, उसका स्कूल डिफेक्ट हो रहा है, और दूसरा आसपास के लोगों को जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो। तो ये दोनों तरह से हमको एडीएचडी डायग्नोस करना और ट्रीट करना बहुत जरूरी है। इसमें बिल्कुल ऑटिज्म का उल्टा है। चौथे पांचवें साल में आप मेरे पास आओगे, मैं बोलूंगा ये नॉर्मल है, हाइपर एक्टिव है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको आप घर ले जाइए। वही बच्चा 6-7 ईयर्स के आसपास अगर इम्प्रूव नहीं होता है, स्कूल से कंप्लेंट्स आती है, आसपास के बच्चों के पेरेंट्स की कंप्लेंट आती है, नेबर्स की कंप्लेंट आती है। तो ये हाइपर एक्टिव बच्चे कभी कभी बहुत डेंजरस स्टंट्स भी कर सकते हैं, खुद को इंजर कर सकते हैं, दूसरों को कुछ तकलीफ दे सकते हैं। इस वजह से एडीएचडी डायग्नोस करना जरूरी है। पर फिर से बोल रहा हूँ, ऑटिज्म एज अर्ली एज पॉसिबल, एडीएचडी एज लेट एज पॉसिबल। बट लेट मतलब शादी के बाद नहीं, क्योंकि ये आपने जैसे बोला एडल्ट्स में भी पाया जाता है, एंड इट कैन हैव वेरी बैड इफेक्ट्स ऑन मैरिज, ऑन फैमिली टाइज, बिकॉज वो एडल्ट एक जगह बैठ नहीं सकता है, किसी की बातों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है, सोशल इंटरेक्शंस इफेक्ट हो जाते हैं, इनफैक्ट मतलब मैरिज मैन गो टू डिवोर्स। तो इस वजह से एडल्ट्स में भी एडीएचडी पाया जा रहा है, बिकॉज उनको एज चिल्ड्रन ट्रीट नहीं किया गया या कोई रीजन से उनको एडीएचडी बाद में डेवलप हुआ। तो एनीवे वो टॉपिक आज का डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। सो अपना कहने का मतलब यही है कि बच्चे को डायग्नोस करके उसको प्रॉपर थेरेपी देके उसको नॉर्मली करना है। पोस्ट पैंडेमिक बहुत ज्यादा एडीएचडी पॉइंट आउट हो रहा है, इसका क्या रीजन है? पोस्ट पैंडेमिक जैसे मैंने कहा, अपने ऑटिज्म भी ज्यादा देखा, उसी हिसाब से हमने एडीएचडी भी ज्यादा देखा। ऑटिज्म देखने का कारण मैंने आपको बताया था कि जितना स्क्रीन टाइम बढ़ता है उतना हम देख रहे हैं कि वो बच्चे सोशल इंटरेक्शंस और डेवलपमेंट में पीछे रह जाते हैं। तो बहुत सिंपल है कि 2 साल सबने मोबाइल और लैपटॉप पे अपना काम किया है, तो बच्चे को इफेक्ट हो गया। अच्छा, हाइपर एक्टिविटी अगर ऐसा देखा जाए तो ऑपोजिट साइड ऑफ ऑटिज्म है ना, ये कुछ नहीं करता है, ये बहुत ज्यादा करता है, बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करता है, ये बहुत ज्यादा करता है। बट सेम प्रॉब्लम कि आपने बच्चे को घर में बंद रखा। तो मेरा वो फेवरेट जेल वाला एक फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने उस बच्चे को घर में बंद कर दिया 1.5 साल के लिए, उसको किसी के साथ इंटरेक्शन करने नहीं दिया, वो किसी को मिल नहीं सकता, आपने खुद के मतलब दादा दादी नाना नानी को नहीं मिला है, तो वो बच्चा अपने में अकेले में क्या करेगा? तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, अपना गुस्सा निकालेगा, और इस वजह से वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। उसमें फिर वो घर की मुर्गी दाल बराबर, क्योंकि 24 घंटा खाली माँ को देख रहा है, फादर को देख रहा है और किसी को नहीं देख रहा है। सो कहने का मतलब है वो लोग इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे सेम चेहरे देख के, खेलने नहीं जा सके, सारी एनर्जी जो है वो कहाँ वेस्ट करें। इस वजह से शायद हाइपर एक्टिविटी भी, एडीएचडी भी ज़्यादा माना जा रहा है पोस्ट पैंडेमिक। तो क्या एडीएचडी इजीली ट्रीट कर सकते हैं? बच्चों में कोई बीमारी इजी नहीं होती है, सो डायग्नोसिस भी डिफिकल्ट है और ट्रीटमेंट भी डिफिकल्ट है। फिर भी अगर आप कहो तो काफ़ी इजी है, क्योंकि ऐसे देखो तो आप भी बता सकते हो कि हाँ ये बच्चा शायद एडीएचडी है, क्योंकि इतना ऑब्वियस होता है। ही इज डिसरप्टिव या ही इज कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड, ही इज नॉट एबल टू सिट, ही इज नॉट एबल टू आंसर, ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग रूटीनली। तो ये एडीएचडी हो गया। बट देयर आर सम क्राइटेरिया, सम साइंस, सम टेस्ट जो करके आपको साइकोलॉजिस्ट पूरा का पूरा डायग्नोसिस देता है। तो डायग्नोसिस करना इजी है, अभी तो रिसोर्सेज काफ़ी हैं अपने पास, और इवन फॉर दैट मैटर ऐसा नहीं है कि एडल्ट एडीएचडी ट्रीट नहीं होता है, एडल्ट एडीएचडी को भी ट्रीट किया जाता है। आज के दिन में उनके लिए भी सेम दवाइयाँ अवेलेबल है। तो जैसे कि ऑटिज्म थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वैसे ही क्या एडीएचडी भी लाइफ लॉन्ग रहेगा या इट्स शॉर्ट टर्म? सो शॉर्ट टर्म इज नॉट एक्चुअली एडीएचडी। अगर वो 6-7 साल का बच्चा भी थोड़ा हाइपर चल रहा है, थोड़ा ओवर कर रहा है, तो ही इज नॉट एडीएचडी। वो उसका डायग्नोसिस अगर आप एडीएचडी करोगे तो गलत है। 6-7वें साल में बच्चा बैठता नहीं है, पढ़ता नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है, अटेंटिव नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बिकॉज ही इज टू बिजी डूइंग हिज ओन, तो देन ही इज डायग्नोस्ड। तो आपने डायग्नोसिस किया, देन यू नीड टू डू समथिंग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, ऑक्यूपेशन थेरेपी। इस बच्चे को सिखाया जाता है ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के द्वारा कि आप स्कूल में ऐसे बैठोगे, आप टीचर से ऐसे बात करोगे, आप अपनी क्लासमेट से ऐसे बात करोगे। आपको अगर कभी वो बोलते हैं ना इच, मेरे को कुछ करना है, मेरे को जरा निकलना है, मेरे को ये चेयर में बैठना नहीं है, तो उनको सिखाया जाता है कि आप अपने आप को, बॉडी को सेल्फ कंट्रोल कैसे करते हो। तो ये करते 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 देखा है हमने कि 1 साल के अंदर मोस्टली सब ठीक हो जाते हैं। हाँ, रेयरली दवाई लगती है। अगेन ये दवाइयाँ रिस्ट्रिक्टेड दवाइयाँ हैं, मैं भी नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ। ये सिर्फ कुछ डॉक्टर्स को ही ये प्रिस्क्राइब करने की कैपेसिटी दी गई है, गवर्नमेंट ने उसके कुछ लॉज बनाए हैं, बिकॉज ये ड्रग्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड ड्रग्स की लिस्ट में से आता है। बट अगेन उनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा नहीं है, उनका रिजल्ट
बहुत अच्छा है। और उसके अलावा नए मेडिसिन भी काफ़ी आए हैं, बट मेनली जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ऊपर, और अगर बिहेवियर उसका बहुत ज़्यादा वायलेंट है या बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव है, तो और बहुत सारी बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं, वो हम लोग करके ये बच्चों को ADHD से निकाल सकते हैं। तो ADHD से निकाल सकते हैं मतलब ADHD जाता नहीं है। ADHD ना सर्दी खांसी बुखार नहीं है, ये जो आया और चला गया, ADHD उसके बॉडी में रहता है। तो वो बच्चा कभी भी हाइपर हो सकता है, पर स्कूल के सेटिंग में जहाँ उसने डिसरप्ट नहीं करना है, जहाँ उसने तकलीफ नहीं देना है, वो सेटिंग में उसे पता चल जाता है कैसे बिहेव करना है। वही बच्चा आप अगर उसकी माँ को पूछो तो घर में आके वही करता है। तो अगर बहुत ज्यादा डिसरप्टिव डेंजरस है तो दवाई देके उसको शांत कर सकते हैं। बट ADHD ये साथ में लेके जानी है, ये बड़े होने के बाद भी हो सकती है, और कभी कभार बड़ों को भी ट्रीटमेंट लग सकता है। तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में तो हमने जो कुछ इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स थे उनको कवर किया। एक समरी आप बताना चाहें और क्या हो सकता है, या और क्या हम जान सकते हैं इसके बारे में? मैं जब इसके लिए तैयार कर रहा था तो मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि कम से कम 10-15 हज़ार तो डिसऑर्डर्स होंगे डेवलपमेंट के, जो मुझे नहीं पता है, और तो और बहुत है। सो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स मतलब कोई एंड नहीं है। बच्चा जन्म लेता है और जब एडल्ट बनता है, इस पीरियड में डेवलपमेंट के कोई भी डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ब्रेन और सोशल डिसऑर्डर्स हैं। ब्रेन डिसऑर्डर्स में सबसे इम्पोर्टेंट, सोशल डिसऑर्डर में सबसे इम्पोर्टेंट आपने आज कवर कर लिया, ऑटिज्म और ADHD। ऑटिज्म इज नॉट अ डेथ सेंटेंस, ऑटिज्म इज ट्रीटेबल, इट मे नॉट बी क्यूरेबल बट इट इज डेफिनेटली वेल ट्रीटेबल। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पुराने ज़माने में निगलेक्ट किया जाता था, ये मस्तीखोर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आज के दिन में उसे ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको ट्रीट कर दीजिए, ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है और वो बच्चा एकदम अच्छा करता है। तो मोस्टली ये देखा गया कि उनकी IQ बहुत अच्छी है, उनका दिमाग बहुत अच्छा है। तो ADHD, ऑटिज्म और ये सब बीमारियों के लिए भी काफ़ी स्पेशलिस्ट काफ़ी शहरों में अवेलेबल हो गए हैं। डेफिनेटली ट्रीट कीजिए, डेफिनेटली इसका प्रॉपर साइंटिफिक जो है डायग्नोसिस करके ट्रीट कीजिए, और द फ्यूचर ऑफ दिस चिल्ड्रन इज वेरी ब्राइट। थैंक यू सो मच सर। सो ये था डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। सो इफ आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डॉक्टर आपको वहां पे रिप्लाई दे देंगे। एंड इसी के साथ हम अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बताएंगे। ई इज एजुकेशनल एंड स्कूल प्रॉब्लम्स। स्कूल में क्या समस्याएं हो सकती हैं बच्चों को। तो स्टे ट्यून फॉर दिस। नेक्स्ट ट्यूसडे 5 बजे फिर से हम मिलेंगे अलाइड डॉक्टर हाउस में। एंड कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच। नमस्कार।